नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार दुर्लभ और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की पहले दौर की नीलामी कल शुरू करेगी। देश में दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल के राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ। राज्य में इस बार विधानसभा चुनाव में ग्रामीण मतदाताओं का मतदान शहरी के मुकाबले 4% अधिक रहा। और राज्य के कई इलाकों में आज भी बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में अगले 3 दिन ऐसे ही मौसम की संभावना बताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार दुर्लभ और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की पहले दौर की नीलामी कल शुरू करेगी। इसके अंतर्गत देश भर में ऐसे खनिज पदार्थों के 20 समूहों की नीलामी की जाएगी। खनन मंत्रालय ने कहा है कि ये नीलामी ऑनलाइन होगी और इस प्रक्रिया को 2 चरणों में पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा। इस नीलामी के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, कृषि, औषधि, उच्च प्रौद्योगिकी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और परिवहन संबंधी क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ शामिल हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल के राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत दिव्यांगजनों के समावेशी पोषण के लिए सामाजिक मॉडल को शामिल किया गया है। इसमें शुरूआती तौर पर दिव्यांगता के लक्षणों की जांच, उन्हें सामुदायिक कार्यक्रमों से जोड़ना और आशा तथा एएनएम दलों के माध्यम से सहयोग करना शामिल है। इसका उद्देश्य बच्चों में सर्वांगीण सुधार सुनिश्चित करना है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहली बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दिव्यांगता की पहचान के लिए बच्चों की जांच में मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम से हर साल कम से कम 1 लाख बच्चों को फायदा मिलेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज दिल्ली में शुरू हुई। इस यात्रा को दिल्ली के सांसदों और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद थे। इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत योजना जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों को सूचित करना और उनमें जागरूकता बढ़ाना है। इस यात्रा के तहत सूचना और संचार वाहन दिल्ली के 11 जिलों के 600 से अधिक स्थानों से होकर गुजरेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के सांसदों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपराज्यपाल ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 15 तारीख को इस यात्रा का शुभारंभ किया था। राज्य में इस बार विधानसभा चुनाव में ग्रामीण मतदाताओं का मतदान प्रतिशत शहरी मतदाताओं के मुकाबले 4% से ज्यादा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गांवों के 4,477,000 मतदाताओं में से 3,02,00,000 वोटर्स ने वोट डाला। इसके मुकाबले शहरों के 1,25,00,000 से अधिक मतदाताओं में से 89,38,000 मतदाताओं ने वोट दिया। इस तरह शहरी मतदान 71.23%, जबकि ग्रामीण इलाकों में मतदान 75.68% रहा।
राज्य के विभिन्न जिलों में 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियां की जा रही हैं। बूंदी में आज इसी क्रम में मतगणना कर्मियों का पहला प्रशिक्षण शहर के हायर सेकेंडरी स्कूल में हुआ। प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ रविन्द्र गोस्वामी ने मतगणना कार्मिकों से पूरी सावधानी और सतर्कता से मतगणना करने को कहा। हनुमानगढ़ में त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। मतगणना के दिन कड़ी सुरक्षा के लिए सेना के जवानों के अलावा 250 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात रहेगा। करौली जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने मतगणना से जुड़े अधिकारियों की आज बैठक ली। उन्होंने सभी तैयारियां समय से पहले पूरी करने के निर्देश दिए। दूसरी ओर राजनीतिक दल भी इस कार्य के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सभी प्रत्याशियों को 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए तैयार रहने के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य के कई इलाकों में आज भी बारिश का दौर जारी रहा। रिमझिम बरसात और बादल छाये रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड का असर बढ़ गया है। बीते 24 घंटे में करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, धौलपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, झुंझुनूं और जयपुर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हुई है। जयपुर में बीती रात और आज दिन में बूंदाबांदी जारी रही। बारिश के कारण दिन के तापमान में 10 डिग्री तक की गिरावट हुई है। बीती रात पिलानी में न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सिरोही में रात का तापमान 11.7 डिग्री, वहीं चूरू में 11.9 डिग्री मापा गया। मौसम विभाग ने आज जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर तथा उदयपुर संभागों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में चल रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इस सिस्टम का असर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में अभी भी अगले 3-4 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर इलाकों में आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। इसके अलावा दिन भर बादल छाये रहने और पूर्वी हवाओं के प्रभाव से अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जारी रहेगी। वहीं न्यूनतम तापमान औसत के आसपास रहेंगे और अगले 2-3 दिन सुबह के समय कहीं कहीं घना कोहरा भी छाने की संभावना है। सर्दी का मौसम शुरू होते ही कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। रेलवे की ओर से कोहरे के दौरान ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए फॉग डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है। फिलहाल जोधपुर रेल मंडल में लोको पायलट्स को ये सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि इस डिवाइस की मदद से कोहरे के कारण ट्रेनों की दुर्घटना की आशंका कम होने के साथ ही उनके लेट होने की संभावना भी कम ही रहेगी। इंजन में लगने वाले फॉग डिवाइस उपकरण से लोको पायलट सचेत रहता है। सिग्नल आने से 1 किलोमीटर पहले ही इस उपकरण में लगा अलार्म बजने लगता है और डिवाइस पर लगी स्क्रीन पर जानकारी मिल जाती है। ये अत्याधुनिक डिवाइस रेल में जीपीएस तकनीक के साथ काम करेगी। इसे जीपीएस सिस्टम से जोड़कर काम लेना होता है। जीपीएस से रेलवे ट्रैक का मैप, सिग्नल, स्टेशन और रेलवे क्रॉसिंग की जानकारी जुड़ जाती है। ये सिस्टम लोको पायलट को ट्रेन चलने के दौरान लेवल क्रॉसिंग और सिग्नल की लगातार जानकारी देता रहता है। ट्रेन चलाने के दौरान जब लोको पायलट को एफएसडी से पता चल जाता है कि ट्रैक पर आगे कोई दिक्कत नहीं है तो वह उसी हिसाब से ट्रेन की गति को आगे बढ़ाता है। रामेश्वर, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक आज जयपुर में आयोजित की गई। अग्रणी बैंक के कार्यकारी निदेशक अजय कुमार खुराना की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत की गई प्रगति की समीक्षा की गई। प्रदेश में 100% वित्तीय समावेशन और बैंकिंग प्रणाली के सशक्तीकरण के उपायों पर भी इस बैठक में विचार किया गया। इस दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले दौसा, भीलवाड़ा और राजसमंद के अग्रणी जिला प्रबंधकों को पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय खेलों में विजेता रहे राजस्थान के रोल बॉल खिलाड़ियों ने आज राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की।
रोल बॉल फेडरेशन के अध्यक्ष और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी मनोहर कांत के नेतृत्व में खिलाड़ियों का दल राज्यपाल से मिला। श्री मिश्र ने रोल बॉल में स्वर्ण और रजत पदक प्राप्त करने वाली पुरूष और महिला टीम के सदस्यों को बधाई दी और उनसे संवाद किया। राज्यपाल ने कहा कि खेलों से ही मानवीय मूल्यों और सामूहिक चेतना का विकास होता है। उन्होंने रोल बॉल खेल के जरिए राजस्थान को विश्व स्तर पर अग्रणी बनाने के लिए भी खिलाड़ियों का आह्वान किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की दिसंबर सत्रांत परीक्षाएं आगामी 1 दिसंबर से शुरू होकर 9 जनवरी तक चलेंगी। इग्नू के जयपुर क्षेत्रीय केंद्र की वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉ ममता भाटिया ने बताया कि इस परीक्षा में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। इस बार परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 4 परीक्षा केंद्र जेलों में पड़ रहे कैदियों के लिए स्थापित किए गए हैं। परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर तक आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने 6 लाख रुपए से अधिक के उत्पादों की बिक्री की। बोर्ड की सचिव डॉ ज्योति चौहान ने बताया कि बोर्ड की स्टॉल पर 6,55,000 रुपए के खादी उत्पादों की बिक्री हुई, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। उन्होंने बताया कि देशी विदेशी पर्यटकों सहित मेले में आने वाले आगंतुकों ने राजस्थान के खादी उत्पादों की सराहना की। डॉ चौहान ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी जयपुर के एमआई रोड स्थित रामलीला मैदान में आगामी 25 दिसंबर से राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। प्रसिद्ध बूंदी महोत्सव 30 नवंबर से शुरू होगा। 3 दिन के महोत्सव की तैयारियों के लिए आज जिला कलेक्टर डॉ रविन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न विभागों की ओर से की जा रही तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांव आनंदगढ़ में आज सीमा सुरक्षा बल की 124वीं बटालियन की ओर से आम लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आसपास के 400 ग्रामीणों की निःशुल्क जांच की गई और मुफ्त दवाएं वितरित की गई। इस मौके पर बीएसएफ के डीआईजी ने कहा कि भविष्य में भी सीमावर्ती इलाकों में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार दुर्लभ और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की पहले दौर की नीलामी कल शुरू करेगी। देश में दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल के राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ। राज्य में इस बार विधानसभा चुनाव में ग्रामीण मतदाताओं का मतदान शहरी के मुकाबले 4% अधिक रहा है। और राज्य के कई इलाकों में आज भी बारिश का दौर जारी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।